Good morning, friends. I'm Dr. Barkha Gupta, and welcome to my channel Management Mantra. And as you already see the topic, recruitment process, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ठीक है. जब भी किसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो जिस प्रोसेस से होकर गुजरता है उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं. बट यहाँ पर आप देखोगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं. तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि कैसे रिक्रूट किया जाता है किसी एक कैंडिडेट को फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो उस प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा. और इस जो हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी. तो मुझे उस क्वेश्चन का जवाब आप अपने लाइक जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसके बारे में. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है. ठीक है. बिकॉज हम सभी को कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा. इसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, तो उसे समझने के लिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. व्हाट इज द रिक्रूटमेंट. तो हमें पता ही है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसे अट्रैक्ट करना, उन इंटरव्यूज प्रोसेस से निकालना, फिर सिलेक्शन प्रोसेस करना, हायरिंग करना, है ना, उनको ऑनबोर्ड करना, ये सारी टास्क कंप्लीट करने का काम करती है. अब इसमें इतनी सारी टर्मोलॉजीज जो यूज हुई है, इसमें से काफी सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी जानते ही हैं. आइडेंटिफाई करना मतलब कि जो हमारे पर्सन्स हैं जिनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देना चाहते हैं, उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना. अट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजिंग. इंटरव्यू करना बाय द टेलीफोनिक और पर्सनल इंटरव्यूज. सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर द इंटरव्यू, किसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं. देन हायर करना, हायरिंग दैट इज कि हमने उसे ऑफर दे दिया है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे हायर कर लिया है. आफ्टर दैट ऑन बोर्ड एम्प्लॉय, दैट मीन्स कि हम उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देके उसे ऑन बोर्ड कर रहे हैं. तो दैट इज द प्रोसेस, जो एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की. ठीक है. इसी प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स यहाँ पर बताई गई हैं जिनको आज मैं डिस्कस आपसे करने वाली हूँ. और आपको पता ही है कि ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो टीम प्रोसेस है ना. ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ऑलवेज रिमेंबर, ये एक टीम प्रोसेस है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टीम प्रोसेस, सोच कर देखिए. एक अकेला पर्सन तो नहीं है जो रिक्रूटमेंट भी कर ले, सिलेक्शन भी कर ले, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट भी कर दे या पब्लिसिटी कर दे. ये सब कुछ एक ही पर्सन तो नहीं कर सकता. ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं जो कर सकते हैं. हाँ, ये जरूर मैं मानती हूँ कि इसकी जो टीम होती है या जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट की जो टीम है उसका ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा उसका साइज. ठीक है. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक बिग टीम की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको एक छोटी टीम की रिक्वायरमेंट होगी. बट टीम तो रही ही चाहिए. एक अकेले पर्सन नहीं कर सकता. वी रिक्वायर्ड द टीम. एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूट पर्सन को लाइक रिक्रूटर का काम कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है. फिर एक पर्सन है जो कि मैनेजर है जो इंटरव्यू ले रहा है. तो इस तरह से डिफरेंट मेंबर्स एक पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें रिक्वायर्ड रहते ही रहते हैं. ठीक है. नाउ रिक्रूटमेंट जो है, हम जानते हैं कि इट इज द फर्स्ट स्टेप. ये एक फर्स्ट स्टेप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए. ह्यूमन कैपिटल मतलब हमें भी पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल्स वर्क करते हैं. कुछ कैपिटल्स होते हैं जो फाइनेंस कैपिटल होते हैं. फाइनेंस कैपिटल मतलब जो हमारा पैसा है, एसेट्स हैं, वो सारी चीजें. और वही एक एसेट होता है जो हमारा लाइक हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कैपिटल होता है, क्योंकि उसके बिना आपका सारे एसेट्स फेल हो जाते हैं. तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि एक गलत अगर आपने रिक्रूट कर लिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पर क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. और वहीं अगर आपने एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या हो सकता है, उसी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ कर सकती है. ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस के लिए हमें टाइम टाइम कॉस्ट, अपना बजट, सारी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर. तो दैट्स व्हाई रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. नाउ हियर इज अ 5 स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ये 5 स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे. ठीक है. पहली है आपकी रिक्रूटमेंट प्लानिंग. रिक्रूटमेंट प्लानिंग.
कैसे आप उसको प्लान कर रहे हो। ऐसे ही तो नहीं कह दोगे ना कि भाई मुझको इतने पर्सन्स चाहिए, कितने पर्सन्स चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर देना पड़ेगा, किस पोजीशन के चाहिए वो बताना पड़ेगा, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सरप्लस भी रख लोगे तो भी लॉस है और अगर आप लेस रखोगे तो भी लॉस है। तो इसलिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्लानिंग रिक्वायर्ड है। देन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट कि किस तरह आप उसकी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। देन सर्चिंग, सर्चिंग कैसे हो रही है। देन स्क्रीनिंग एंड देन इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। वन बाय वन ये पूरी स्टेप आपकी चलती जाती है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग, सॉरी सर्चिंग, स्क्रीनिंग, देन इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इस तरह से 5 स्टेप्स में ये आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रोसेस है आपकी रिक्रूटमेंट प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी आपके जो एचआर मैनेजर होता है या एचआर डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कितने लोगों की उनको रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि आइडेंटिफाइंग दी वैकेंसीज, जहां पर भी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी वैकेंसीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, किस पोजीशन पर है, ईच एंड एवरीथिंग ली जाती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जॉब को एनालाइज किया जाता है। जॉब एनालिसिस ये भी इसी का एक पार्ट होता है। वैकेंसीज आपने ले ली, देन जॉब को आपने एनालाइज किया, यानी कि जॉब एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। वो है आपका एक तो है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। इसको आप पता करते हैं। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो सामने वाला कैसे पता चलेगा उसे कि किस तरह की पोजीशन निकली हुई है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग है तो क्या प्रोग्रामिंग है, आपको कुछ क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ना, तो वो होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उस वैकेंसी से जुड़ा हुआ जॉब एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये चीजें आपके सामने आती हैं। इनको पता करने के बाद में फिर आता है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, क्या जॉब एनालिसिस एंड इवेल्युएशन एक ही होगा? नहीं होगा। इन दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो जॉब इवैल्यूएशन जो होता है, बेसिकली यहाँ पर जॉब की वर्थ को पता किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे जॉब को उसकी रेटिंग के बेसिस पर, ग्रेडिंग के बेसिस पर, क्योंकि उसी के बेसिस पर तो क्या होगा, सैलरी भी डिसाइड होगी। ठीक है ना। मैनेजर की पोजीशन होगी तो अलग सैलरी होगी, इंजीनियर की पोजीशन होगी तो अलग सैलरी होगी, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा तो अलग सैलरी होगी, कोई क्लर्क अगर है तो उसकी अलग सैलरी होगी। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन भी एक रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली प्रोसेस यही हो जाएगी आपकी रिक्रूटमेंट की प्रॉपर प्लानिंग। जब इतनी चीजें आपके पास आ जाएंगी तब आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो पहले हो गया आपका प्लानिंग स्टेज। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। तो जब भी स्ट्रेटेजी को फोकस किया जाता है तो जो एचआर टीम होती है ना, वो कुछ पॉइंट्स को फोकस करती है। सबसे पहले कि मेक एंड बाय एम्प्लॉयज, कैसे बनाएंगे एम्प्लॉयज को, या कैसे हम एम्प्लॉयज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या लेंगे। देन टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, किस तरह का रिक्रूटमेंट आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और ये सारी चीजें ना डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होगी। किसी में एक स्टेप ज्यादा हो सकती है, किसी में कम होगी, लेकिन होंगी यही सारी चीजें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो देखेंगे कि किस तरह से उनको रिक्रूटमेंट करना है। देन जियोग्राफिकल एरिया देखेंगे कि कहाँ का है रिक्रूटमेंट, किस एरिया के लिए रिक्रूटमेंट करना है आपको। देन रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं उनको हम पता करेंगे। इन सबको फोकस जब वो कर पाएंगे उसके बाद ही वो अपनी आगे की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है तो स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो स्ट्रेटजीज के लिए सबसे पहले उनके पास चाहिए एक बोर्ड टीम जो कि रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है, तो एक बोर्ड टीम तैयार करेंगे। फिर अपनी स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके लिए हमें किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। लाइक उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, उसका एक्सपीरियंस देखना है, तो क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए, है ना। तो उनकी एक पूरी एक एनालाइज पूरा तैयार करेंगे, उसके लिए एनालिटिकल रिपोर्ट एक तैयार रखेंगे। देन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, जो भी हमारा डेटा है कहाँ से हम ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी पोर्टल से ले रहे हैं या कहीं रेफर से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो वो सारा डेटा कहाँ से ले रहे हैं उसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। देन फिर उसके बाद अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को आगे के लिए फॉलो करेंगे या उसे सेट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो जब भी आप रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहले इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, देन इन
चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को तैयार करने के लिए। क्लियर? तो दैट इज रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। तैयार हो गई स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ों को हमने पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सर्चिंग। अब क्या करना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? सर्चिंग। किसका सर्च करना है? राइट कैंडिडेट। ठीक है, सही प्लेस पर सही पर्सन को सही जगह पर पहुंचाना। ठीक है ना? तो वही आपकी सर्चिंग है। तो वो सर्चिंग आप सबसे पहले करेंगे। तो सर्चिंग के लिए ये जो प्रोसेस है इसमें 2 स्टेप्स आपके होंगे। एक होगा सोर्स एक्टिवेशन और एक होगा आपका सेलिंग। अब ये होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग। क्या हुआ? हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार कर ली, हमें ये पता चल गया कि कितने पर्सन्स हमको रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास आ गई। अब हमें कहीं ना कहीं से एक ग्रीन चिट तो मिलनी चाहिए, हरी झंडी। वो हरी झंडी जब हमें मिलेगी तभी तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो वही चीज है कि जब आपने अपना जो भी डेटा आपको मिला किसी डिपार्टमेंट से या हर एक डिपार्टमेंट से, फाइनेंस से, R&D डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट से जब आपको डेटा मिल गया तो उस पूरे डेटा का आपने लाइक कितने रिक्रूटमेंट के लिए पर्सन चाहिए, आपको कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल गई। तो उसके बाद उन मैनेजर्स को भेजा जाएगा कि इतने रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो हम इतने के लिए अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो मैनेजर उसको अप्रूव करता है। दैट इज सोर्स एक्टिवेशन। आपने सोर्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं। आपने सोर्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं कि भाई हमें इतने लोग चाहिए ही चाहिए। बट वो एक्टिव कब, लाइक उसका एक्टिवेशन कब होगा? जब आपको मैनेजर की तरफ से एक तरह से ग्रीन चिट मिल जाएगी। लाइक मैनेजर जब उसे अप्रूव कर देगा कि यस मुझे इतने ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी सर्चिंग प्रोसेस शुरू करिए। तो दैट इज सोर्स एक्टिवेशन। देन सेलिंग। सेलिंग प्रोसेस सिंपल सी है कि हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम अपना सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं, डिफरेंट मीडियाज को हम सर्च कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैंडिडेट को सर्च करना है। तो सर्चिंग के लिए वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स। लाइक हमें जॉब पोर्टल का यूज करना है, या फिर हमें सिर्फ जॉब पोस्टिंग करनी है, या इस तरह का कोई भी अगर टास्क करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलिंग प्रोसेस यानी कि अपना मीडिया को सर्च करके एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं फॉर सर्चिंग दी राइट कैंडिडेट्स। क्लियर? तो ये दो प्रोसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सर्चिंग के लिए। देन सर्चिंग डन थ्रू। तो दो तरीके हैं जिनके थ्रू हमारी सर्चिंग होती है। एक होती है इंटरनल सोर्सेज और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होगा? वो कैंडिडेट, जैसे ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो पहले कभी काम करके जा चुके हों, आपको काम अच्छा लगा लेकिन कहीं और उन्हें अच्छा ऑफर मिल गया तो वो वहां चले गए। तो ये हमारे कुछ फॉर्मर्स एम्प्लॉयज, इनको हम ले सकते हैं, ये इंटरनल हो गए। ठीक है? कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे एम्प्लॉय को रेफर किया है, तो वो भी हमें इंटरनली पता चल गया। कुछ ट्रांसफर होके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, कुछ प्रमोशन होके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। तो इस तरह से कुछ तरीकों से अगर इंटरनली हमारी वैकेंसी फिल हो जाती है ना, इंटरनली अगर हमारी वैकेंसी फिल हो जाती है तो उसको कहा जाता है इंटरनल सोर्सेस। क्लियर? अगर इंटरनल हमारी वैकेंसीज फिल हो रही है तो उसे हम कह रहे हैं इंटरनल सोर्सेस। और वहीं अगर आपके जो सोर्सेज हैं वो एक्सटर्नल मतलब बाहर से आपको मिल रहे हैं, जैसे आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, दैट इज कंसल्टेंसी, तो उसके थ्रू अगर आप अपना कैंडिडेट्स को लेकर आ रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर आप कैंपस के थ्रू लेकर आ रहे हो, या फिर जो आपने मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया है उसके थ्रू अगर आप लेकर आ रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है? तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू आप इन कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग, बहुत सारे रिज्यूम आ गए, और ये तो आपको पता ही है रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है? पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि भाई हर एक के पास मौका है अपने आप को सिलेक्ट करवाने का। तो मतलब हर एक इंसान यहाँ पर अपना रिज्यूम पेस्ट कर सकता है अगर वो मैच खा रहा है जेडी से। तो हर एक इंसान आ गया। अब किया जाएगा उसका स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। मतलब जितने रिज्यूम्स हमारे पास आए हैं उन सबको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो फिल्टरिंग दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को फिल्टर करना हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे काम का है, हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है, उसको हम अलग करना शुरू कर देंगे। ये तो आप सभी जानते ही हो, इसके बिना काम ही नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? पता चला कि भाई
100 की 100 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, अब 100 की 100 इंटरव्यूज तो आप नहीं लोगे, उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्राइटेरिया को मैच ना करते हो, जस्ट उन्होंने अपने लाइक अपने चांस के लिए कर दिया हो, तो सिलेक्शन आपके हाथ में, तो आपने स्क्रीनिंग किया। देन स्क्रीनिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, इसकी 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे स्क्रीनिंग करोगे, रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूम्स एंड कवर लेटर, इसलिए मैं कहती हूँ कि कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, तो वो उसको सबसे पहले रिव्यू किया जाता है, जो रिज्यूम्स है और उसके कवर लेटर को। कवर लेटर का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है, देखिए उसको ध्यान से कि कैसे बनाया जाता है कवर लेटर, तो सबसे पहले उसी को देखा जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, कंडक्टिंग द टेलीफोनिक एंड वीडियो इंटरव्यू, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, फिर अगर वो कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहता है, मतलब सिलेक्ट होता है, देन आगे की प्रोसेस होती है, तो टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू के थ्रू उसका फर्स्ट टाइम ऑफ इंटरव्यूज करवाया जाता है। देन आइडेंटिफाइंग दी टॉप कैंडिडेट्स, फिर उसके बाद जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग वाला काम जो होता है वो कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, पहले क्या किया, स्क्रीनिंग किया, सारे रिज्यूम्स में से जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने सर्च आउट कर लिया। उसके बाद क्या किया, जो हमारे काम का था इंटरव्यू के बाद में उसको हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो जो भी हमारे टॉप कैंडिडेट्स थे उनको हमने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे के लिए फॉलो करना शुरू कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। अब क्या होगा, अब सिंपल सा काम है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। आपको भी पता है कि रिक्रूटमेंट जो एक प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग भी है, पैसा भी अच्छा खासा लगता है और टाइम भी अच्छा खासा लगता है, तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है उन सब का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए कॉस्ट लगेगी। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट के लिए कई बार ऐसा भी होता है टू एंड फार प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आने जाने का खर्चा दिया जाता है कैंडिडेट्स को, तो वो भी एक कैंडिडेट का जो टू एंड फार वाला खर्चा है वो भी आपके इसी में इंक्लूड होगा। आप इसके लिए एक्सपर्टाइज अगर हायर कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टाइज को भी आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो हो गया। अगर आपने कुछ एजेंसीज यानी कि कंसल्टेंसीज वगैरह की हुई हैं तो उनको भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो इस तरह से कॉस्ट आपके इसमें लगेगा, और साथ ही साथ जो भी रिक्रूटर्स हैं उनकी सैलरीज वगैरह सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आएंगी, तो इन सबको भी प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना और कंट्रोल करना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं हो कि अपने जो बजट डिसाइडेड है उससे ज्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो उस बजट के अकॉर्डिंग चलना जरूरी होता है, तो दैट इज द कॉस्ट। टाइम किसका लग रहा है, जैसे जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है तो उस टाइम पर जो भी मैनेजमेंट टीम इंटरव्यू में इन्वॉल्व होती है उसका टाइम, और जो कैंडिडेट आ रहा है उसके टाइम की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो उसका टाइम। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे एक दो बार ऐसा हुआ है कि रिक्वायरमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पर्सन बुला लिया आपने एचआर डिपार्टमेंट का और कह रहे हो कि नहीं अब हमारे पास तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, प्लीज हम आपका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते। इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत नेगेटिव वैल्यू जाती है, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अगर बनाना है तो सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाइए, जैसे जो भी कैंडिडेट आए वो टाइमली अपना इंटरव्यू कंडक्ट करे, उसको प्रॉपर टाइम देना, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज हर किसी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम और कॉस्ट, इन दोनों को प्रॉपर तरीके से इवेलुएट और कंट्रोल करना रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है, तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आई हो कि किस तरह से इन 5 स्टेप्स में ये पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने एक प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद स्ट्रैटेजी तैयार करी, स्ट्रैटेजी के बाद हमने सर्चिंग की, सर्चिंग के बाद स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग के बाद हमने इवैल्यूएशन किया। क्लियर, तो दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, दैट इज, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि व्हाई जॉब डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रूटमेंट। एक जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर है, चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड जैसा मैं कहती भी हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आई रियली ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर टॉपिक। थैंक यू सो मच।